हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर करेंगे जो कि है फंडामेंटल राइट के बारे में, और ये हमारा 7वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 फंडामेंटल राइट। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस चैनल पर फॉलो कर लें, जीएस विद अशोक। जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में दिए हैं, तो ये पार्ट नंबर 3 में दिए हैं। तो पार्ट नंबर 3 आपको याद रखना है। फिर उसके बाद इसमें जो आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट की, कितने आर्टिकल हैं, 12 से 35 तक। इन आर्टिकल में हम लोगों को फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है कि हमारे पास कौन कौन से राइट हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 3 में दिए हैं, और ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया, और इनके आर्टिकल कितने हैं, 12 से 35 तक। ओके, अब इसको कहा जाता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है फंडामेंटल राइट को। और ये हमने कहां से लिया है, ये अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बिल ऑफ राइट से हम लोगों ने क्या लिया है, इसको लिया हुआ है। अमेरिका के जो है बिल ऑफ राइट्स हैं, जो वहां से हमने इसको एडॉप्टेड किया हुआ है। ओके, फिर इसके बाद ये क्या है, ये जस्टिसेबल भी होते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं तो इनके लिए हम लोग कोर्ट में जाके इनके लिए हम लोग जस्टिस के लिए भी मांग कर सकते हैं। मतलब कि ये जस्टिसेबल हैं। अगर इनका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों में रिट दायर कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32 और 226 ये हम लोग देख चुके हैं। अभी आगे भी आज हम लोग डिटेल में देखेंगे आर्टिकल 32 के तहत कौन कौन सी रेट है उनके बारे में। ओके, तो ये जस्टिसेबल है और ये इन्फोर्सेबल भी हैं, यानी कि ये सबको मिलेंगे ही, इन्फोर्सेबल भी हैं। ओके, फिर ये क्या करते हैं, ये जो व्यक्तियों की बिना किसी भेदभाव के समानता, गरिमा और राष्ट्रीय एकता की गारंटी प्रदान करते हैं फंडामेंटल राइट। ओके, अब जैसे कि ये भी एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा, जैसे कि ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गए कि पार्ट कौन सा है और आर्टिकल कौन से है। ओके, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल और नॉट जस्टिसेबल। ये आ सकता है आपके कथन में लिख के। तो फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल, और अगर डीपीएसपी के बारे में जो हम लोग जस्ट शायद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो क्या है, वो जस्टिसेबल और इन्फोर्सेबल नहीं है। यानी कि उनको अगर वो आपको डीपीएसपी में जो लॉ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं स्टेट के लिए, वो अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उस स्टेट के पास उतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो चीजें वो प्रोवाइड करा सकें। इस वजह से वो क्या है, जस्टिसेबल नहीं है, ना इन्फोर्सेबल है। लेकिन फंडामेंटल राइट हमारे जस्टिसेबल हैं और इन्फोर्सेबल हैं। यानी कि अगर डीपीएसपी में कुछ चीजें आपको नहीं मिल रही हैं जो डीपीएसपी में दिया है, 36 आर्टिकल नंबर से 51 आर्टिकल तक जो दिए हैं, उनमें से कोई भी प्रोविजन आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं उसके खिलाफ जा सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल एंड इन्फोर्सेबल। ओके, और ये हम लोगों ने देख लिया। अब आपको इतने आर्टिकल आपको ये याद रखने हैं, उनके नंबर्स भी याद रखने हैं, जिससे कि अगर आगे अब हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो ये तो याद रखना ही है। तो सबसे पहले जब संविधान बना था तो हमारे पास कितने 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बट अब कितने हैं, अब हमारे पास केवल 6 फंडामेंटल राइट बचे हैं। ओके, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी था, आर्टिकल नंबर जो 31 में दिया हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी, वो हमारा अब क्या बन गया है, एक लीगल राइट बन गया है। कौन से संविधान संशोधन थे, तो 44 संविधान संशोधन, मतलब 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हमने इसको आर्टिकल नंबर 31 को आर्टिकल नंबर 300A में ऐड कर दिया है, जो कि पार्ट कौन सा है, पार्ट 12 में दिया है आर्टिकल नंबर 300A। तो इसमें हमने इसको फंडामेंटल राइट हटा के लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो अभी फंडामेंटल राइट हम लोगों के पास कितने हैं, 6। ओके, तो ये याद रखना है एक कीवर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक, एक कीवर्ड के अनुसार आप लोगों को ये याद रखने हैं। जैसे भी आपको पहली बात तो याद ही होंगे, या जिसको नहीं है वो एक वर्ड के थ्रू कोई भी एक वर्ड पकड़ ले। जैसे कि इसमें इक्वलिटी हो गया, ये बहुत कॉमन सी चीज है। अभी आगे भी जो डिटेल में अब ये जो आर्टिकल है वो भी आपको एक बार एक जो उनके की टर्म से याद रखने हैं, जिससे कि आप
जब वहां पे आए तो आपको नंबर्स में कंफ्यूजन ना हो कभी। तो इसमें क्या है, राइट टू इक्वलिटी है पहला, इक्वलिटी। फिर उसके बाद राइट टू फ्रीडम। आप इसमें आर्टिकल भी याद रख रहे हैं, ये 14 से 18 है, यानी कि 12 एंड 13 ये अभी नहीं है आर्टिकल। इसमें क्या है, इसमें जो डेफिनेशन दी है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। इसमें स्टेट के बारे में बताया गया है, और 13 में क्या बताया गया, 13 में ये बताया गया कि अगर फंडामेंटल राइट जो है उनके खिलाफ अगर कोई लॉ बनता है तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। इसको भी हम लोग अभी आगे डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं फंडामेंटल राइट हम लोगों के 14 से, जो हम लोगों को याद रखने हैं जरूर 100%। तो 14 और 18 तक क्या है, इक्वलिटी के बारे में बताया गया, फिर फ्रीडम के बारे में बताया गया, फिर एक्सप्लॉयटेशन के, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये क्या है 23, 24। इसमें चाइल्ड लेबर और फोर्स लेबर के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन के बाद क्या है, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर, मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ठीक, रिलीजियस अफेयर ये बताया गया 25 से 28 में। फिर उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ये 29 और 30 में बताया गया है। माइनॉरिटी के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में। तो ये आर्टिकल नंबर 29 और 30 बताया गया है। ठीक, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। फिर उसके बाद ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि ये आर्टिकल नंबर 32 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इनका वायलेशन होता है तो हम लोग आर्टिकल नंबर 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और रिट वहां पे 5 प्रकार की जो रिट है वो भी हम लोग आज देखेंगे कि 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं अगर हम लोगों का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो। और कौन से आर्टिकल के थ्रू जाएंगे, 32वें आर्टिकल के तहत हम लोगों को ये राइट दिया गया है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 के तहत जा सकते हैं, और 226 आर्टिकल के तहत हम लोग हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। ओके, ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे रिट के बारे में। तो ये चीज आपको ये इतना तो लर्न करना ही है, याद रखना ही है। फिर उसके बाद आगे ये सारे आर्टिकल दिए हैं डिटेल में 12 से 35 तक। तो इनमें आपको एक की टर्म पकड़ के ये याद रखने पड़ेंगे पूरे 35। ओके, फिर इनके बारे में जो डिटेलिंग आगे डिटेल से पढ़ेंगे तो वो चीज तो हम लोग देखेंगे, तब आपको ये कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 12 में क्या दिया है, ये डेफिनेशन दिया है स्टेट की, स्टेट क्या चीज है उसके बारे में ये बताया गया कि स्टेट किसे कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद 13 में क्या है कि कानून का असंवैधानिक होना, मतलब कि अगर कोई भी लॉ इफेक्ट कर रहे हैं किसको, फंडामेंटल राइट को, तो वो नल एंड वॉइड माने जाएंगे। तो ये आर्टिकल नंबर 13 में दिया है। अब ये 14 टू 18 ये क्या थे, राइट टू इक्वलिटी। तो ये इक्वलिटी के बारे में दिए थे 14, जिसमें कि इक्वलिटी के बारे में कहाँ पे बताया गया है, ये 14 में, आर्टिकल नंबर 14 में। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, हम लोग क्या है कोई भी जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी व्यक्ति का क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल नंबर उसमें दिया है 15 में। और इसमें ये भी याद रखने हैं लाइन से, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, तो ये 5 जो है 5 आधार पर हम लोग किसी को डिस्क्रिमिनेट यानी कि उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये आर्टिकल नंबर 15 में दिया है। फिर 16 में दिया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये आर्टिकल नंबर 16 में दिया है। फिर अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी इसको केवल अनटचेबिलिटी से याद रखेंगे 17। ठीक, इसमें डिस्क्रिमिनेशन याद रखेंगे, इसमें इक्वलिटी याद रखेंगे। फिर उसके बाद 18 में क्या है, अबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि टाइटल से याद रखेंगे किसको, आर्टिकल नंबर 18 दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपना टाइटल अपने पीछे नहीं रख सकता, जो भी एजुकेशनल जो है टाइटल उनको छोड़कर। जैसे कि कोई डॉक्टर की अगर डॉक्टरेट किया है किसी ने तो वो लगा सकता है, लेकिन जो जैसे कि भारत रत्न कोई अवार्ड से मिला है तो वो लोग नहीं लगा सकते। तो इसका अबोलिशन किया है, अबोलिशन ऑफ टाइटल। कोई भी उपाधियां, राजा महाराजा की उपाधि भी नहीं लगा सकता। ओके, क्योंकि ये इक्वलिटी का हनन है इस वजह से। तो ये आर्टिकल नंबर 18 में है। तो ये सारे आपको एक एक वर्ड से याद रखने हैं। ऐसे ही फिर आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक ये क्या है, राइट ऑफ फ्रीडम, जो हम लोगों ने अभी देखे थे। तो फ्रीडम में क्या है, ये भी एक एक वर्ड करके आपको याद रखते हैं। अभी डिटेल में तो हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इनको। तो आर्टिकल नंबर 19 में क्या है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक, स्पीच का राइट एंड एक्सप्रेशन, इसमें भी अंदर जो भी राइट दिए हैं वो भी हम लोग देखेंगे। फिर आर्टिकल नंबर 20 में क्या है, दंड प्रक्रिया में संरक्षण।
ओके, इसमें 3 प्रकार के हैं, वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद राइट टू स्पीच एंड पर्सनल लिबर्टी, ये किस में दिया है? ये आर्टिकल नंबर 20, सॉरी, राइट टू स्पीच नहीं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये दिया है आर्टिकल नंबर 21 में। राइट टू स्पीच तो इसमें आर्टिकल नंबर 19 में। फिर 22 में याद रखना है कि अरेस्ट डिटेंशन, ठीक है, अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में बताया आर्टिकल नंबर 22। फिर आर्टिकल नंबर 23 जो कि हम लोगों ने देखा था अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 2324, उसमें क्या है? ये बंधुआ मजदूरी यानी कि फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर के बारे में बताया 2324 में। फिर ये रिलीजियस के लिए 25 से 28 तक है। इसमें धर्म की स्वतंत्रता है, कॉन्साइंस, ये सारा कुछ है, कॉन्साइंस है, और ये मानना है उसको, उसका प्रचार करना है, धर्म के नाम पर कर नहीं देना, मतलब टैक्स फ्री होंगी जो भी जमीनें होंगी, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये 25 से 28 तक ये शिक्षा संस्थान के बारे में बताया गया है धर्म के। फिर उसके बाद 29 और 30 में सांस्कृतिक और एजुकेशन राइट है, और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए संस्थान स्थापित करना, तो 29-30 ये। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 31 जो कि अब क्या है? अब ये लीगल राइट बना दिया गया है 300A में, हमने देखा, और पार्ट 12 में। ओके, और संविधान संशोधन 44वां 1978। और ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, अगर हनन होता है तो इसी के तहत, इसी आर्टिकल के तहत हम लोग कोर्ट में उसको रिट दायर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 33 की फंडामेंटल राइट की कुछ सीमाएं भी है, लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये भी देखेंगे कौन कौन से फील्ड में है। फिर क्या है? 34 में आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकार की सीमाएं, ये भी देखेंगे आर्टिकल नंबर 34 में। आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट का कैसे सस्पेंशन होता है, किस तरीके से, ये चीज देखेंगे वो। और फिर क्या है? 35 में दिया है कानून बनाने का अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट के लिए अगर कोई फंडामेंटल राइट में अगर कोई कानून बनाता है तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 35 में दिया हुआ। ओके, तो ये आपको एक एक वर्ड करके ये पूरे याद करने हैं 12 से 35 तक, कि 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, ऐसे करके जो भी आप जिस तरीके से याद करें वो कर लें। अब देखते हैं फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट की क्या क्या मौलिक अधिकार की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहला तो नागरिक और व्यक्तियों को उपलब्धता, तो भारतीय नागरिकों को सारे जो भी फंडामेंटल राइट हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन जो विदेशी नागरिक हैं उनको पूरे अधिकार अवेलेबल नहीं है। जैसे कि उनको कौन सा आर्टिकल नहीं मिलेगा? 15, 16, 19, 30, 19, 29 एंड 30। तो ये क्या है? ये वाले केवल फंडामेंटल जो राइट हैं ये केवल इंडियंस के हैं, ये किसको नहीं मिलेंगे? ये विदेशी व्यक्तियों को नहीं मिलेंगे, यानी कि जो बाहर के व्यक्ति हैं उनको ना आर्टिकल नंबर 15 ना आर्टिकल नंबर 16, यानी कि ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और 19 क्या है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और 29 एजुकेशनल वाला है, और 30 ये माइनॉरिटी वाला है। तो ये राइट क्या है? विदेशियों के लिए नहीं है, लेकिन जो इंडियन पर्सन है उनके लिए ये सारे राइट अवेलेबल है। तो ये इतने राइट जरूर याद रखना है, ये किसके लिए? विदेशियों के लिए नहीं है, बाकी राइट विदेशियों के लिए भी हैं। फिर उसके बाद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाए सकते हैं, जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी में, जैसे कि जो आर्म फोर्सेज हैं उन पर फंडामेंटल राइट में रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। आर्टिकल नंबर 31A, B, C ये भी देखेंगे, उनमें भी फंडामेंटल राइट में रिस्ट्रिक्शन लगाए सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 33, 34, 31A, B, C और आर्टिकल नंबर ये देखेंगे नेशनल इमरजेंसी में कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो रीजनल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं। राज्य सरकार इन्हें उचित जो है उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, और यह निर्णय किसका होगा? न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। फिर उसके बाद जस्टिबिलिटी, हम लोग जानते हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो पहली पेज में बताया था, जो कि क्या है? न्यायालय द्वारा लागू करने यानी कि इन्फोर्सेबल है एंड जस्टिसेबल है, और इनका अगर हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो हम लोग आर्टिकल नंबर 32 और उच्च कोर्ट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और 226 में हाई कोर्ट में जा सकते हैं। फिर चौथा इसका फीचर क्या है? सस्पेंशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी कि जो नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, तो नेशनल इमरजेंसी कितने कारणों से लगती है? सबसे पहले तो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल नंबर 352 है। इमरजेंसी हम लोग कल वाले लेक्चर में करेंगे, इमरजेंसी, सिटीजनशिप और मिसलेनियस कुछ टॉपिक ले लेंगे।
ओके, जिसमें कि हम लोग कल इमरजेंसी के बारे में देखेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 में हम लोग जानते हैं 3 प्रकार की इमरजेंसी, 352, 356 और 360। ओके, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, और नेशनल इमरजेंसी 3 कारणों से लगती है, ये हम लोग कल डिटेल में देखेंगे, आज थोड़ा शॉर्ट व्यू में देख लेते हैं। एक तो क्या होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि बाहर से कुछ हमला हुआ है, एग्रेशन हुआ है, या वॉर चल रही है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान वॉर अभी चल रही है प्रेजेंट टाइम में, ये वॉर हो गया, या इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक, इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है वर्ड, वो जो है हटा दिया गया, उसकी जगह अब क्या यूज होता है, आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन। ओके, तो इन 3 कारणों से नेशनल इमरजेंसी लगती है। अब इनमें क्या है कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 20, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 21, ये दोनों छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड किए जा सकते हैं। बट अगर जो नेशनल इमरजेंसी है वो आर्म्ड रिबेलियन के द्वारा लगी है, इन 3 केसेस में, जो 3 केसेस बताए ना इमरजेंसी में, 352 के अंतर्गत 3 केसेस में क्या लग सकती है नेशनल इमरजेंसी, कि अगर भारी विद्रोह हो, या लड़ाई हो जाए, वॉर हो जाए, या इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि आर्म्ड रिबेलियन। अब तो ये वर्ड अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया है, ये चेंज कर दिया गया है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। इसको क्या बता दिया है, आर्म्ड रिबेलियन। अगर इसके द्वारा अगर लग रही है इमरजेंसी, तो हमारे पास 3 राइट बाकी रह जाएंगे। कौन सा, 19, 20 और 21। मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के द्वारा लगी है तो हमारे पास 3 राइट होंगे, अदरवाइज अगर एक्सटर्नल एग्रेशन और वार से लगी है तो हमारे पास केवल 20 और 21 आर्टिकल फंडामेंटल राइट रह जाएगा, बाकी सारे सस्पेंड कर दिए जाएंगे। यही लिखा है कि जो आर्टिकल नंबर 19 के 6 अधिकार, जैसे बोलने स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 19 में जो 6 अधिकार हैं वो आगे देखेंगे, तो वो केवल एक्सटर्नल एग्रेशन और युद्ध के दौरान निलंबित किए जाते हैं। ठीक है, ये युद्ध के दौरान निलंबित किए जाते हैं, और आंतरिक जो विद्रोह है उनके दौरान अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो ये आर्टिकल नंबर 19 नहीं जो है सस्पेंड किया जाएगा। ओके, तो हम लोगों को ये याद रखना है कि 20-21 तो कभी भी हमारे पास सस्पेंड नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 सस्पेंड 19 किया जा सकता है 2 केसेस में, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है, किससे, वॉर के द्वारा लगी है, कि वॉर हो गई है इस वजह से नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है इंडिया में, या आर्म्ड रिबेलियन या एक्सटर्नल एग्रेशन, तो भी आर्टिकल नंबर 90 भी, मतलब तो भी हमारे पास 2 ही आर्टिकल रहेंगे। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के द्वारा लगी है तो ये इसमें क्या होगा, तो इसमें आर्टिकल नंबर 19 भी हमारा बच जाएगा, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 स्पीच वाला, और उसके बाद ये हमारा लाइफ वाला, और 20 अरेस्ट वाला, ये तीनों हम लोगों के पास बच जाएंगे। ओके, 2 सिद्धि वाला मतलब आर्टिकल नंबर 20, तो ये 3 बच जाएंगे। तो ये समझ गए कि आर्म्ड रिबेलियन से अगर नेशनल इमरजेंसी लगी तो हमारे पास 3 आर्टिकल होंगे, अदरवाइज 2 आर्टिकल रह जाएंगे, बाकी सारे सस्पेंड कर दिए जाएंगे। और ये सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल नंबर 19 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, ये आर्टिकल नंबर 358 में लिखा है। जब हम लोग इमरजेंसी पढ़ेंगे तो उसमें एक्चुअल में हम लोग देख लेंगे इस चीज को। अब इसमें क्या है, 3 अनुच्छेद जो फंडामेंटल राइट में क्या लिमिटेशन क्रिएट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो एक तो ये हो गया, ये इससे नेशनल इमरजेंसी से हो रहे हैं लिमिट। फिर क्या है 31A, 31B, 31C में क्या दिया है, भूमि सुधारों जैसे कानून में संरक्षण देता है फंडामेंटल राइट को। फिर 9 स्केड्यूल में जो अधिनियम को मौलिक अधिकारों में छूट देता है 9 स्केड्यूल के, और कुछ निर्देशक सिद्धांतों में, कुछ जो सिद्धांत हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, उनके द्वारा कानूनों का संरक्षण किया जाता है। तो इनमें क्या है, फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, अभी आगे देखेंगे फिर। और फिर क्या है, आर्टिकल नंबर 33, 32 तो हो ही गया ना, 33 में क्या है, उसके अनुसार क्या है, संसद सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों, यानी कि CAPF है और पुलिस है, खुफिया एजेंसियां हैं, इनके जो सदस्य हैं उनको मौलिक अधिकारों में सीमा या समाप्ति कर सकती है, यानी कि इनके जो राइट्स हैं, इनके फंडामेंटल राइट को कम कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक है, संसद द्वारा। तो इसमें भी क्या है, लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि
अगर आर्म फोर्सेस हैं, अगर उन्होंने कहा मेरे पास राइट है बोलने का, आर्टिकल नंबर 19 है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन और असेंबली, एसोसिएशन, और ये सारी चीजें आर्टिकल नंबर 19 की है, तो वो क्या होगा, वो रूल एंड लॉ मानेगा नहीं सैनिक। तो इस वजह से उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया है। किसके लिए? जो खुफिया एजेंसी हैं, जो सशस्त्र बल हैं, यानी कि जो हमारे बॉर्डर पे फोर्सेज हैं, जो हमारे सीएपीएफ हैं, सेंट्रली आर्म्ड रिजर्व फोर्स हैं, उनके लिए फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है संसद के द्वारा। और अगर जहां पे मार्शल लॉ लगा है, वहां पे भी आर्टिकल नंबर 34 के तहत अगर जहां पे मार्शल लॉ लगा है, वहां पर मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाता है। तो 33, 34, 31 और ये हमने देख लिया कि आपातकाल की सिचुएशन में फंडामेंटल राइट को क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, या समाप्त भी किया जा सकता है मार्शल लॉ के द्वारा। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्ति है, उससे ये चीज भिन्न है मार्शल लॉ, ये भी याद रखना। अब सेल्फ एग्जीक्यूटरी और कानून पर आधारित फंडामेंटल राइट। अब इसमें क्या है, कुछ जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं जो कि क्या है, कानूनी हैं, और कुछ क्या है, कुछ अपने आप लागू हो जाते हैं। जैसे कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 17 है, जिसमें क्या दिया है, आर्टिकल नंबर 17 में मैंने क्या बताया, अनटचेबिलिटी, यानी कि ये जो है ये एक लॉ के द्वारा लागू किया गया है, जो कि क्या है, सिविल राइट एक्ट 1955 उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, कोई लॉ के द्वारा ये आर्टिकल नंबर 17 को लागू किया गया है। कुछ सीधे लागू हो जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 14, 21 और भी हैं, ये सारे आर्टिकल क्या हैं, वो डायरेक्टली लागू होते हैं बिना किसी लॉ के। फिर आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये हमने देख लिया, लेकिन 19 को किया जा सकता है, ये भी हमने देख लिया। 19 को आर्टिकल नंबर 358 के द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है कारणों से, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन से। ओके, ये चीज है। अब देखते हैं पूरे आर्टिकल। तो ये तो सारे हमने फीचर देख लिया, हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसकी क्या क्या फीचर हैं। अब देखते हैं सारे आर्टिकल जो कि डिटेल में। अब फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नंबर 12 से 35 है। तो 12 नंबर आर्टिकल में क्या दिया है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, की स्टेट है क्या। स्टेट जो है, जो वर्ड यूज होता है स्टेट, उसका मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट की आर्टिकल नंबर 12 में ये डेफिनेशन दी है स्टेट की। तो स्टेट क्या क्या चीज हो सकती है, तो स्टेट भारत सरकार और संसद में क्या क्या हो सकती है, कि कोई भी एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है या दोनों अंग हैं, उसमें उसके कोई भी अंग है, मतलब कि जो केंद्र सरकार है उसकी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर या दोनों का कोई अंग है, वो क्या कहलाएगा, स्टेट कहलाएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल, लोकसभा, ये सारी क्या है, ये स्टेट रिप्रेजेंट करती हैं। और राज्य सरकार और विधानमंडल में जो राज्य की एग्जीक्यूटिव है एंड लेजिस्लेचर है, यानी कि विधायिका है, कार्यपालिका, इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्य मंत्रिमंडल या राज्य विधानसभा, सारी स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। अब कुछ स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटी, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सभी भी राज्य की परिभाषा में आती हैं। यानी कि जितनी भी हमारी बॉडीज हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, या सेंटर में या स्टेट में, या लोकल अथॉरिटी में पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सारा कुछ, या अदर अथॉरिटी, यानी कि कोई भी कानून द्वारा बनाई गई या सरकार द्वारा नियंत्रित, जैसे कि LIC हो गया, ONGC हो गया, यानी कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, वो भी क्या है, स्टेट की डेफिनेशन के अंतर्गत शामिल हैं। या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यदि कोई निजी संस्था या एजेंसी को इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में अगर बताया गया है, तो वो भी आर्टिकल 12 के तहत राज्य मानी जाएगी। तो इतनी चीजें राज्य के अंतर्गत मानी जाती हैं सारी। या कोई भी निजी कॉलेज जिसमें सरकार की आर्थिक मदद बहुत ज्यादा हो, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट हो जाए, तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंतर्गत आती है। तो स्टेट की डेफिनेशन समझिए कि ये सारी चीजें स्टेट के अंतर्गत आती हैं, जो भी जिसमें भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, सारी क्या है, स्टेट के अंतर्गत आती हैं वो भी। फिर आर्टिकल नंबर 13 में क्या दिया है, आर्टिकल नंबर 13 में ये दिया है कि जो भी कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध या उनको हनन करने में है, वो क्या माना जाएगा, वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। यानी कि ऐसा कोई भी कानून जो
मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 13 में दिया है कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य होते हैं। ये आर्टिकल नंबर 13 यही स्पष्ट करता है। और क्या है, जुडिशियल रिव्यू का आधार भी है, यानी कि आर्टिकल नंबर 13 के माध्यम से भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा दी गई है। लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू है यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन नहीं है। तो जैसे फेडरल वर्ड नहीं है, बजट वर्ड नहीं है, ऐसे ही जुडिशियल रिव्यू नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन वर्ड है। तो ये सारी चीजें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित नहीं है, लेकिन इसको जो है डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू है किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूएंटिटी यानी कि संवैधानिकता की जांच करना कि वो कानून संवैधानिक रूप से सही है या अमान्य है। ओके, तो उसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो इसका अर्थ क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 हाई कोर्ट का को यह अधिकार देती है कि वे किसी भी ऐसे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है ये आर्टिकल नंबर 32 और 226 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में कि कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है उसको ये नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं। यही चीज दी गई है आर्टिकल नंबर 13। लेकिन जुडिशियल रिव्यू जो वर्ड है वो कहां पे नहीं है? संविधान में लिखित नहीं है, ठीक, लेकिन उल्लिखित नहीं है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन द्वारा इसे विकसित सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। लेकिन एक न्यायिक व्याख्या यानी कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन द्वारा विकसित सिद्धांत है जुडिशियल रिव्यू, लिखित नहीं है लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन दिया गया है। और ये जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन वाला जो उदाहरण है कि कानून की टाइम टू टाइम कौन उसे इंटरप्रेट करेगा उसके बारे में कौन बताएगा, तो ये इसमें एक केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसमें बताया था कि जुडिशियल रिव्यू को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाता है। ओके, तो जुडिशियल रिव्यू एक संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है कि कॉन्स्टिट्यूएंटिटी चेक करने वाला सिद्धांत। ओके, अब आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत कानून की क्या क्या श्रेणियां हैं? तो दो प्रकार के, एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यानी कि जो 26 जनवरी से पहले बने हुए कानून हैं यदि वे मौलिक अधिकार के खिलाफ हैं तो वे शुरू से ही अमान्य माने जाएंगे। जब यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उससे पहले बने हुए लॉ ऐसे हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेट कर रहे थे तो वे शुरुआत से ही अवॉइड माने जाएंगे, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के हैं। एक होते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद के हैं। तो इनमें क्या है, ये 26 जनवरी 1950 के बाद बनाए गए कानून हैं। ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वे ये शून्य माने जाएंगे। यानी कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या बाद में बनाए गए कानून है वो भी अगर ऐसा करते हैं जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं तो उनको भी नल एंड वॉइड माना जाएगा। तो कुल मिलाकर आर्टिकल नंबर 13 में ये चीज दी गई है कि जो भी लॉ फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करते हैं वो लॉ नल एंड वॉइड माने जाएंगे आर्टिकल नंबर 13 के द्वारा। बाकी सारा डिटेल में देख लिया। अब इसके बाद आर्टिकल नंबर 14, अब यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल नंबर 14 में क्या दिया है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इन दो वर्ड का मीन अलग अलग है और दोनों हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, जिसमें कि इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि इक्वलिटी मतलब समानता, बिफोर मतलब सामने, लॉ मतलब कानून, कानून के सामने समानता। तो ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। तो ये लिया है किससे? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये लिया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे पहले तो यही पॉइंट याद रखना है कि अभी हम लोग सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब इनको रिपीट भी करेंगे। अब इसमें हम लोग आर्टिकल नंबर 14 पढ़ रहे हैं जिसमें कि क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, सारे बराबर हैं। और
फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ है कि कानून सबको समान नजरिए से देखेगा, मतलब इक्वली रूप से प्रोटेक्ट भी करेगा। तो इन दो वर्ड का मतलब अलग है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, और कानून सबको सबको एक समान प्रोटेक्शन देगा, समान स्थिति में समान प्रकार का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से लिया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटेन से लिया है। तो दो चीज है, ये आर्टिकल नंबर 14 में दिया है। तो भारत क्षेत्र या किसी भी व्यक्ति से कानून के समस्त समानता या कानून का समान संरक्षण से वंचित नहीं रहेगा, यही चीज दी गई। अब यही दोनों चीजें दी गई हैं यहाँ पे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कि कानून के सामने सब बराबर है, कोई भी चाहे अमीर हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, कोई भी। तो कोई भी व्यक्ति अमीर, गरीब या उच्च या निम्न सरकारी या गैर सरकारी हो, उसके लिए कानून वो कानून से ऊपर नहीं है, सबके लिए इक्वलिटी है लॉ की, मतलब कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं और किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी अगर वो बड़ा आदमी है या छोटा आदमी, मतलब कि कानून के आगे सब बराबर है, ये चीज दी गई है। और यह एक तरीके क्या है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यह विशेषाधिकार से वचन की बात करता है। अब एक पॉजिटिव पॉइंट, तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि ये क्या है, एक तरीके से नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। फिर क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसमें क्या बताया कि जो कानून से जो प्रोटेक्शन मिलेगा वो इक्वली तरीके से मिलेगा, इक्वल कंडीशंस में, ये चीज है। तो कानून से समान रूप से उन सभी पर लागू किया जाएगा जो समान परिस्थिति में है, यह मतलब कि किसी ने अगर ये काम किया है तो उसको वो समान तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा, चाहे उसमें कोई भी व्यक्ति हो। तो ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब कि कानून जो है इक्वली प्रोटेक्ट करेगा सेम स्थिति में सबको। तो एक समान परिस्थिति में सभी व्यक्तियों को समान कानून और समान व्यवहार मिलेगा, यही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और ये अमेरिका से लिया वो उससे, तो ये चीज है, समान को समान रूप में व्यवहार किया जाएगा। और यह एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ है, और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसमें क्या है, जुडिशियल रिव्यू। अनुच्छेद 14 में पूर्ण एब्सोल्यूट इक्वलिटी की मांग नहीं करता, बल्कि यह रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति देता है, जैसे कि वर्गीकरण और लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव हो। तो समानता के अधिकार। अब क्या है, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अब इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है। तो क्या क्या एक्सेप्शन है कि इनमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, कौन लोग ऐसे हैं, कौन से पर्सन ऐसे हैं जिनके लिए ये आर्टिकल नंबर 14 लागू नहीं होता है। तो एक्सेप्शन क्या है, सबसे पहले तो इसमें कौन कौन आएगा, तो राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति और गवर्नर, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें क्या है, आर्टिकल नंबर 361 के अंतर्गत उन्हें क्या मिला है, ये प्रिविलेजेस मिला है कि इन पे ये चीजें लागू नहीं हो, क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर और उनके पद, जब वह अपने पद पर आसीन हैं, उसके दौरान कोई भी विशेष कानूनी संरक्षण, उन्हें विशेष कानूनी संरक्षण प्रदान किए गए हैं, यानी कि आर्टिकल नंबर 360 के तहत उन्हें निम्नलिखित छूटें दी गई हैं। मतलब कि आर्टिकल नंबर जो 14 में हर व्यक्ति पर लागू है, लेकिन इन दो व्यक्तियों पर, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं और हमारे गवर्नर हैं, इन दोनों पर ये आर्टिकल लागू नहीं होता, क्योंकि इन पर क्या है, कोई भी न्यायालय में किसी भी न्यायालय में ये उत्तर देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब कि किसी न्यायालय के लिए रिस्पोंडेंट नहीं है। और इन पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती जब वह कार्यकाल में होंगे, यानी कि राष्ट्रपति और जो गवर्नर है उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती उनके खिलाफ, और गिरफ्तारी या कारावास का भी आदेश नहीं उनके खिलाफ जारी किया जा सकता। ओके। और क्या है, अगर किसी को अगर सिविल प्रोसीडिंग चलानी है तो ये केवल तभी चला सकते हैं उन पर, केवल 2 महीने पहले जब उन्हें लिखित नोटिस दिया जाएगा, तभी उन पर कोई भी सिविल केस की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। यानी कि जो आर्टिकल नंबर 14 में हम लोग बात कर रहे थे, इक्वलिटी बिफोर लॉ की, कानून के आगे सब बराबर हैं और कानून सबको एक तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो वो राष्ट्रपति और गवर्नर के केसेस में एप्लीकेबल नहीं है।
और ये आर्टिकल नंबर 361 के तहत नहीं है। ओके, 361 के तहत इन्हें प्रिविलेजेस दिए गई है कि कोई भी लॉ नहीं, इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, कोई भी कारावास का ऑर्डर नहीं जारी कर सकता, कोई भी अरेस्ट का वारंट नहीं जारी कर सकता इन लोगों के खिलाफ जब तक कि ये अपने पद पर आसीन है तब तक, और किसी भी न्यायालय के लिए ये उत्तरदायी नहीं है। इन पर सिविल प्रोसीडिंग चल सकती है, बट 2 मंथ का इन्हें क्या देना पड़ेगा, इन्हें 2 महीने पहले सूचना देनी पड़ेगी लिखित में। अन्य छूट क्या है ये हमने देख लिया। आर्टिकल नंबर 31 के ABC के तहत कुछ कानूनों में मौलिक अधिकारों में छूट जाती है, और आर्टिकल नंबर 15 के 3 में ये हम लोग देखेंगे 15(3)(4) और 16(4) के तहत भी बच्चों के लिए आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की भी सुविधा है, तो इसमें भी जो है छूट है। इसके बाद अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स। तो हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में आर्टिकल नंबर 15 क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, किसी को भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया सकता। ओके, कि जैसे कि दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश और उपयोग में कोई भी इन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, कोई भी इन्हें क्या नहीं कर सकता, इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता किसी को भी इन 5 बेसिस पर। और कुएं, तालाब, स्नान घर, सड़कें, सार्वजनिक स्थल, इन सारी चीजों पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो ये सीरीज में याद रखना है, ये भी पूछ लेता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल नंबर 16 क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट है उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। तो राज्य के अंतर्गत किसी भी सरकारी पद या नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। ओके, अब रिजर्वेशन की बात अलग है, उसके प्रोविजन अलग है। ये हम लोग जानते हैं कि कास्ट के बेसिस पर रिलीजन होता है और सेक्स के आधार पर रिजर्वेशन होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो इन बेसिस पर किसी को क्या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। निम्नलिखित आधारों पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया सकता, मतलब कि इन आधार पर किसी को भेदभाव तरीके से जो है इनएलिजिबल नहीं माना जा सकता पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि कोई रिलीजन किसी का अगर कोई और है तो उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं हासिल, मतलब एलिजिबल नहीं माना जाए, मतलब इन बेसिस पर उन्हें भेदभाव नहीं किया जा सकता। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंट। ओके, ये चीज है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ये केवल क्या है भारतीय नागरिकों पर लागू है। हमने देखा था 15, आर्टिकल नंबर 16, 19, 29 और 30 ये केवल इंडियंस के पास हैं। जो एलियंस हैं यानी कि जो बाहर के लोग हैं, यानी कि जो विदेशी हैं, उन पर ये उनको ये आर्टिकल नहीं है, ना डिस्क्रिमिनेशन वाला, ना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला, ना स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला, ना ये एजुकेशन वाला, वो कल्चर, और ये ना माइनॉरिटी वाला। तो ये चीजें नहीं है उनके पास। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि केवल ये नागरिकों पर लागू होता है, ना कि विदेशियों पर। हमने देखा ही था 15, 16, 19, 29 और 30। फिर यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रावधान है, समान अवसर भी देता है और भेदभाव से भी बचाता है। आर्टिकल नंबर 16, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब इसमें क्या है, अनुच्छेद 16 के 4 में क्या दिया है, अनुच्छेद जो 16 का 4 भाग है उसमें क्या दिया है, पिछले वर्ग के लिए आरक्षण है, ऐसे SC के लिए भी आरक्षण है, ठीक है, और ऐसे ही महिलाओं के लिए भी आरक्षण है। तो ये स्पेशल केसेस में तो ये आरक्षण दिया है 16 की 4 में, पिछले वर्ग के लिए आरक्षण। तो इसके लिए क्या बैठा था, मंडल कमीशन। तो 1979 में, ये वर्ष 1979 में बैठा था, तब सरकार किसकी थी, मोरारजी देसाई की। तो ये इसमें क्या कहा गया था कि जो है पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ओके, 27% आरक्षण की मांग रखी गई थी 1979 में ये, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था। लेकिन ये लागू कब हुआ, तो ये 1990 में हुआ, जब VP सिंह की सरकार आई, जब हमारे प्रधानमंत्री VP सिंह थे, तब इसको लागू किया गया 27% OBC आरक्षण को। ओके, तो ये इसमें कुछ क्या है, एक्सेप्शन है आरक्षण के। अब इसमें क्या है,
आर्टिकल नंबर 70 जो अनटचेबिलिटी का उन्मूलन, मतलब कि ये प्रोहिबिट करता है किसको, अनटचेबिलिटी को, कि किसी को छुआछूत नहीं करनी है, किसी के साथ में अनटचेबिलिटी नहीं करनी है। तो ये अस्पृश्यता का पूरा संपूर्ण क्या समाप्ति करता है, अनटचेबिलिटी को पूर्णतः समाप्त करता है। इसके किसी भी अभ्यास से कानून एवं दंडनीय अपराध हैं, यानी कि अगर आप किसी के साथ छुआछूत या अनटचेबिलिटी करते हैं तो क्या आपको कानूनी रूप से दंडनीय अपराध के भागीदार होंगे। और इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसको समाप्त करना। और इसके लिए कौन सा लॉ लाया गया था, इसके लिए अनटचेबिलिटी अधिनियम लाया गया था जो कि 1955 का था। ओके, और इस अधिनियम के तहत आर्टिकल नंबर 17 को प्रभावी बनाने हेतु इस अधिनियम को लागू किया गया था। और 1976 में इसका नाम सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बन गया 1955 में, यानी कि जो इसका नाम है वो 1976 में बदल दिया गया था। पहले इसका नाम अनटचेबिलिटी एक्ट था, फिर इसका नाम हो गया सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, अब जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ दंडनीय अपराध किन किन को माना जाता है, तो ये नीचे कारण दिए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति को आप लोग सार्वजनिक पूजा स्थल में यानी कि मंदिरों में जाने से रोकते हैं, वहां पूजा करने से रोकते हैं, तो माना जाएगा आपको दोषी। परंपरा, धर्म, दर्शन या अन्य किसी अनटचेबिलिटी सही ठहराना, ये भी माना जाएगा। किसी व्यक्ति को दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार करना, उसे नहीं जाने देना। फिर अनुसूचित जाति की व्यक्ति का अपमान करना, यानी कि कोई भी अगर शेड्यूल कास्ट व्यक्ति है तो उसको उसकी कास्ट से, उसकी जाति से बुलाना, ये भी अपराध है। अस्पताल या शैक्षिक संस्थान या छात्रावास में प्रवेश के लिए इनकार करना, यानी कि यहाँ पे भी अगर एंट्री के लिए मना करना ऑन द बेसिस ऑफ यही रीजन, रेस, कास्ट, ये अनटचेबिलिटी। और सीधा या मना करना, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति को सामान बेचने से इनकार करना, तो ये क्या है, ये ग्राउंड्स हैं किसके, अनटचेबिलिटी के। अगर ये चीज करते हैं तो आप दोषी या दंडनीय अपराध के भागीदार माने जाएंगे। अब आर्टिकल नंबर 18, तो आर्टिकल नंबर 18 में क्या दिया है, आर्टिकल नंबर 18 दिया है उपाधियों का उन्मूलन, मतलब कि अबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे टाइटल नहीं लगा सकता, सिवाय किसके, सिवाय शैक्षिक एवं सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर। मतलब कि अगर कोई डॉक्टरेट किसी ने PhD किया है तो उसे वो लगा सकता है, लेकिन वैसे नहीं कोई लगा सकता। और कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि को प्राप्त नहीं करता है, यानी कि किसी भी अगर विदेशी कोई राज्य, कोई भी कंट्री है वो उपाधि दे रहा है तो बिना किसकी, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो उपाधि नहीं ले सकता। ओके, और कोई भी नागरिक विदेशी जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद पर हो, राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी उपहार, वेतन या पद को स्वीकार नहीं कर सकता। ये भी चीज आर्टिकल नंबर 18 में दी हुई है। अब इसके बाद क्या है, इसमें एक केस है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 का। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पुरस्कारों को भारत रत्न, जैसे कि ये है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री को संवैधानिक वैधता स्वीकार किया था। और ये पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निषिद्ध या हेरिडेटरी टाइटल नहीं माने जाएंगे, यानी कि ये अगर किसी के अगर ये किसी को मिला है, ठीक है, तो वो हेरिडेटरी बेसिस पर नहीं माना जाएगा। और लेकिन यह कहा गया कि इन पुरस्कार का नाम आगे पीछे प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें इसमें कही गई थी। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपको उस नाम से बुला सकता है, कि जैसे कि पद्मश्री ABC कोई भी नाम है, ये बुला सकता है, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं अपने नाम के आगे या पीछे इन टाइटल्स का उपयोग नहीं कर सकता। ओके, इस चीज के लिए रेस्ट्रिक्शन है। और 1954 में ये नेशनल अवार्ड जो है आए थे, और इनको 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने, जनता पार्टी ने बंद कर दिया। फिर 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इन्हें पुनः चालू कर दिया था। और दिसंबर 2013 में एक जो अवार्ड है वो वापस ले लिया गया था, इसी बेसिस पर उन्होंने अपने नाम के आगे ये चीज लगाई थी। जैसे कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मोहन बाबू और ब्रह्मानंदम
को पद्म श्री इन्हें मिला था और इन्होंने अपने नाम के आगे यूज किया, जिस वजह से राष्ट्रपति को लौटाने का इनको आदेश दिया गया था। तो ये केस याद रखना, दिसंबर 2013 का आंध्र प्रदेश का है, मोहन बाबू और ब्रह्मानंदम को, ठीक, इनको अपना टाइटल वापस करना पड़ा। तो ये एवोल्यूशन ऑफ टाइटल है। तो टाइटल में कोई भी व्यक्ति, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर टाइटल लगा रहा है तो इसका मतलब वो सुपीरियर बन रहा है अपने आप में, अपने आप को सुपीरियर जो है घोषित कर रहा है, जिससे कि इक्वलिटी वाला आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन हो रहा है। इस वजह से एवोल्यूशन ऑफ टाइटल आर्टिकल नंबर 18 दिया हुआ है कि महाराजा, कोई राजा, कोई बहुत सारे लोग टाइटल लगाते हैं, तो ये टाइटल तभी रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं आर्टिकल नंबर 18 के द्वारा। ओके, फिर आर्टिकल नंबर 19 जिसमें कि 6 स्वतंत्रताओं का संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल नंबर 19 मैंने क्या बताया था, आर्टिकल नंबर 19 क्या है, राइट टू स्पीच एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि बोलने का और एक्सप्रेशन करने का अधिकार। अब इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, तो सबसे पहले तो राइट टू स्पीच एंड लिबर्टी, फिर असेंबली, फिर यूनियन बनाना, और फिर उसके बाद आबाद रूप से घूमना, मतलब कि कहीं पे भी जा सकते हैं आप भारत के किसी भी भाग में, भारत के किसी भाग में बसना, निवास स्थान बनाना, और कोई भी व्यवसाय या व्यापार या पेशा या काम करना। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत, ये 6 राइट दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 19 के तहत में, कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म यूनियन, मतलब कि आप अपने जो कमेटी बना सकते हैं, आप यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव जो समितियां हैं वो बना सकते हैं, सहकारी समितियां बना सकते हैं, और उसके बाद भारत में कहीं भी जा सकते हैं, ये दिया है, और भारत के किसी भी भाग में बस सकते हैं और वहां पर कोई भी काम कर सकते हैं, ये चीज है। अब इन्हें याद करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो बोल लो, और बोलते हैं और हम लोग कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद क्या है, हम लोग क्या आपस में मिलके क्या बना सकते हैं, कोई भी एक कमेटी बना सकते हैं, ठीक, शांतिपूर्ण और निरस्त सभा कर सकते हैं, ठीक है, शांतिपूर्ण बिना किसी हथियार के कोई भी कमेटी बना के कोई भी असेंबली कर सकते हैं। फिर उसके बाद कमेटियां हैं, अब कमेटियों में लोग इकट्ठे होंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यूनियन भी बना सकते हैं, कोई भी यूनियन बना सकते हैं, और बड़ी चीज बना सकते हैं, कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, ये चीज। अब कमेटी के बाद सोसाइटी, अब सोसाइटी बन गई, फिर उसके बाद हम लोग क्या है, कहीं मिलके कहाँ घूमने जा सकते हैं। अब इतने लोग इकट्ठे हो गए, मतलब ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप लोग जस्ट लाइक दैट याद कर सकते हैं, जैसे का तैसा। तो ये कमेटी बना दी, जैसे कि जो है असेंबली बना ली, छोटे छोटे लोग, फिर और लोग मिलके ये हम लोगों ने एक पूरा यूनियन बना लिया, फिर यूनियन बना के हम लोग घूमने गए कहीं, ठीक, कहीं पे भी भारत में घूमने गए। अब घूमने जाएंगे तो अच्छा लगा तो कहीं पे भी घर बनाने का, घर बना सकते हैं, बस सकते हैं। अब जब बसेंगे तो फिर क्या, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, तो रोजगार या पेशा व्यापार कर सकते हैं। तो ये तरीका है, बाकी आप लोग कैसे भी याद कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में क्या थी, 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन क्या था, जो 44वां संशोधन है 1978, उसमें संपत्ति जो अर्जित करने का अधिकार है उसको हटा दिया गया था, तब ये 6 हो गए। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है। अब जो वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार में यहाँ पर कौन किस किस की चीज की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल नंबर 19 के तहत में, ये चीज आप लोग देख लेना, जैसे कि फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम, ठीक है, वाणिज्यिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फोन पर बातचीत या टैपिंग करने के विरुद्ध अधिकार है, कि कोई फोन टैप नहीं कर सकता आपका बिना मर्जी के, प्रसारण का अधिकार है, ब्रॉडकास्टिंग का अधिकार है, राजनीतिक दलों में बुलाए या बंद खिलाफ के अधिकार हैं, सहकारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार, ये आप लोग एक बार देख लेना, समाज पत्र वाला, प्रदर्शन व धरना देने का अधिकार, ये सारे आर्टिकल नंबर 19 के तहत हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। ओके, अब आर्टिकल नंबर 20, तो आर्टिकल नंबर 20 क्या है, अरेस्ट की अपराधों के लिए दोष सिद्धि, मतलब कि अगर आपको कोई अपराध के लिए आया है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें 3 चीजें हैं। तो आर्टिकल नंबर 20 में 3 प्रमुख प्रावधान है, एक एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा है डबल जियोपार्टी, और तीसरा है सेल्फ इंक्रीमिनेशन। अब इनमें 3 में क्या है कि अगर आपको क्या है कि आपने कोई भी लॉ तोड़ा है,
और वह लॉ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि अगर किसी व्यक्ति ने उस कार्य के लिए दंड नहीं दिया सकता जो उस समय अपराध नहीं था, यानी कि इसमें कोई भी प्रीवियस कानून के तहत आपको सजा नहीं दी जा सकती। यानी कि अगर आपने आज कोई लॉ तोड़ा है, और अगर ये लॉ आज आपने तोड़ा है और उसके खिलाफ कोई भी कानून नहीं था उसमें सजा वाला, और फिर उसके 1 घंटे बाद वो लॉ बन गया उससे सजा मिलने का, तो आपको सजा नहीं मिलेगी। यानी कि कोई भी प्रीवियस में किया हुआ जो अपराध है उसके ऊपर अगर कोई लॉ नहीं है तो उसके खिलाफ आपको सजा नहीं मिलेगी। हमेशा जो जिस टाइम किया है उस समय जो लॉ है उसके हिसाब से आपको सजा मिलेगी, यही चीज है। इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति को केवल उस समय प्रभावी कानून उल्लंघन पर ही दोषी ठहराया जाएगा। जिस समय उसने अपराध किया है उस समय जो कानून है उसी के आधार पर उसको दोषी दिया जाएगा, ना कि कोई प्रीवियस के कानून के द्वारा। तभी इसमें पोस्ट फैक्टो लॉ यानी कि पूर्व व्यापी दंड का निर्देश है। किसी भी पुराने लॉ से उसको नहीं दोषी करार दिया जाएगा। ओके। और दंड केवल उसी सीमा तक दिया जा सकता है जितना उस समय कानून में निर्धारित था। ये नहीं कि अब अगर मान लो कि उसमें कोई भी लॉ था उसमें 2 साल की सजा थी, फिर उसमें क्या हुआ, उसने जिस टाइम किया था तब 2 साल की सजा थी, फिर उसमें आगे अपडेशन हो गया, तो ये नहीं कि उसे 2 से अगर उसमें सजा बढ़ गई तो उसे 4 साल की मिल जाएगी। अगर 4 साल की कर दी गई तो उसे 2 से 4 नहीं कर दिया जाएगा। उसने जिस समय जौन से कानून के तहत में अपराध किया था उसको उसी टाइप की सजा भी मिलेगी। ओके। तो ये चीज याद रखना। उदाहरण के लिए अगर कोई भी कानून बाद में बनता है जैसे टाडा और कोटा, तो उससे पूर्व वह चीज लागू नहीं किया सकता। ठीक है। जैसे 2007 में कोटा आया, उससे पहले ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी वाला एक्ट नहीं लागू था, तो उससे पहले ये नहीं लगाया जा सकता। उससे पहले किसी ने भी अगर ऐसी एक्टिविटी करी तो उस पर कोटा नहीं लगाया जा सकता। 2007 के बाद जो कोई लॉ, अगर 2007 में ये चीज थी तो उसके बाद जब ये लॉ बनाना, तो उसके बाद जब कोई व्यक्ति करेगा तब उस पर ये चीज लागू होगी। ठीक। तो ये क्या है, कोई भी पुराना कानून के तहत किसी को सजा नहीं दी जा सकती। दूसरा इसमें है नो डबल जियोपार्डी, यानी कि एक दंड का केवल एक ही बार उसे सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी। जैसे कि मान लो किसी ने क्या किया, किसी का चालान हो गया, तो ये नहीं कि अगर उसने एक चालान हो गया उसका और उसने फिर आगे जाके 10 बार और ओवर स्पीडिंग कर दी या सिग्नल तोड़ दिया, तो उसे ये नहीं कि एक ही दिन में उसे 10 चालानों से मिल जाएंगे। उसको मतलब नो डबल जियोपार्डी, मतलब कि एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। फिर उसके बाद सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति को अपने जो भी उसने अपराध किया है उसके लिए वह खुद अपना गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कि किसी ने अगर कोई मान लो किसी का फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, किसी ने क्या मर्डर किया है किसी का फॉर एग्जाम्पल, कि तो उससे ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें अपने खिलाफ ये बोलना है कि हमने मर्डर किया है, तो उसके लिए बाध्यकारी नहीं। तो किसी भी आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। ये भी आर्टिकल नंबर 20 में दिया है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके। तो स्वयं के खिलाफ वह अभियुक्त जो है एक्यूज्ड व्यक्ति को ही प्राप्त है, गवाह को नहीं। यानी कि जो एक्यूज्ड है, जो दोषी है, उसको ही यह अधिकार प्राप्त है, गवाह नहीं। कि गवाह अगर आया है तो उसको नहीं बोलने का अधिकार, कि नहीं हमें नहीं बोलना है, खिलाफ गवाही नहीं देना है, तो उसको देनी पड़ेगी। लेकिन जो एक्यूज्ड है उसके पास ये सुविधा है, यानी कि उसके पास ये राइट है कि वह अपनी खुद की गवाही के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, वो चुप रह सकता है। फिर आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता और किसी भी विधि प्राप्त, मतलब कि कोई किसी को लाइफ से और उनकी लिबर्टी, उनकी स्वतंत्रता से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। ओके। और सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या बहुत वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड में की है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अधिकार भी शामिल है। तो आर्टिकल नंबर 21 के तहत में कई सारे जो है अधिकार हैं, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप लोग ये पढ़ लेना। ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 21 केवल जीवन तक सीमित नहीं है। यह अधिनियम गरिमामय, स्वतंत्र, सुरक्षित, स्वतंत्र, स्वस्थ जीवन व समग्र अधिकार के लिए है।
और यह जीवंत अनुच्छेद है जो समय के साथ विकसित हो रहा है। और हम लोग जानते हैं आर्टिकल नंबर 20 और 21 रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकते। अब इसके बाद इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था आर्टिकल नंबर 21A, जो कि कब हुआ था? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, जिसमें क्या किया गया था कि जो आर्टिकल नंबर 21 है उसी में ये ऐड किया था 7th नंबर में। ये देखा है ना 7 नंबर कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा वाला अधिकार, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जब आरटीआई एक्ट आया था 2009 में, उसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, इसके तहत तो ये अधिकार लागू हो गया था, लेकिन ये पारित कब हुआ था? 2002 में, यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया था, जिसमें आर्टिकल नंबर 21 में ए, मतलब 21 में ए, जो 21 आर्टिकल है उसमें अमेंडमेंट करके 21A बनाया गया, जिसमें क्या कहा गया कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का ये क्या है? मौलिक अधिकार है उनका। यानी कि जो बच्चे 6 से 14 साल के हैं उनको अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है कि उनको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर ये करता है तो वह फिर वही फंडामेंटल जो है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी दी है आर्टिकल नंबर 32 के तहत, वह जा सकता है कोर्ट में। तो शिक्षा का अधिकार उसका एक फंडामेंटल राइट है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया और इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से, जब आरटीआई एक्ट 2009 आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जब वो लागू हुआ था उसके साथ में इसको लागू कर दिया गया था फंडामेंटल राइट को। ओके, तो फंडामेंटल जो एजुकेशन का राइट है वो तीनों आर्टिकल में है, मतलब कि 3 जगह पे है। एक तो डीपीएसपी में है, डीपीएसपी में जो कि आर्टिकल नंबर 45 में है। इसमें स्टेट का फर्ज बनता है कि वह बच्चों को शिक्षा दे। और फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल नंबर 51A का 11वां नंबर, इसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी जो 10 थी उसमें 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी सेम अनुच्छेद से 86वें संविधान संशोधन 2002 से, कि जो माता पिता हैं उनका भी फर्ज बनता है कि बच्चों को स्कूल भेजें पढ़ने के लिए और ये उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का कर्तव्य निभाएं। ओके, तो ये तीनों जगह हैं। डीपीएसपी में स्टेट की ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट ड्यूटीज में लोगों की ड्यूटी है और फंडामेंटल राइट में ये उनका अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 22, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब इसका मतलब क्या है? इसमें 2 प्रकार के अरेस्ट एंड डिटेंशन है। इसमें क्या है कि अगर आपने कोई भी 2 प्रकार के, एक प्यूनिटिव डिटेंशन है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब क्या है कि अपराध करने के बाद अदालत द्वारा सुनवाई में दोष सिद्धि के बाद में दी गई सजा। यानी कि अगर आपने कोई भी अपराध किया है तो आपको दोष सिद्धि हुई है तो आपको सजा दी जा सकती है और आपको अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। डिटेन मतलब कि सजा आपको दी जा सकती है, आप जेल में बंद हो सकते हैं। ठीक है, प्यूनिटिव डिटेंशन जिसे कहते हैं। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें क्या है? आपने अपराध नहीं किया है और ये क्या है? जो आपको अपराध से बचाने के लिए डिटेन किया है। अगर किसी को ये संदेह के आधार पर निरुद्ध किया जा सकता है ताकि वह भविष्य में कोई भी अपराध ना कर सके। यह एक एहतियाती उपाय है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को लगता है पुलिस के द्वारा कि यह क्या कर सकता है? अपराध करने के लिए अपराध कर सकता है, तो उसे ये प्रिवेंशन के तहत में, यानी कि निवारक के रूप में उसको अरेस्ट कर सकते हैं और उसे डिटेन कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसमें क्या है? संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि वह अपराध कर ना पाए। ओके, और जो प्यूनिटिव डिटेंशन है इसमें तो किसी ने अपराध किया है तो उसे डिटेन किया जा सकता है, यानी कि उसको सजा दी जा सकती है, अदालत द्वारा दोष सिद्धि के बाद सजा सुनाई जा सकती है और उसे डिटेन किया जा सकता है। अब इसमें ये 2 भाग हैं। एक तो ऑर्डिनरी लॉ है कि अगर किसी ने अपराध किया तो उसे दंड मिलेगा और फिर उसे गिरफ्तारी के कारणों से सूचना पाने का अधिकार है, वकील से सलाह लेने का। उसके पास कौन से अधिकार है? जिसने अपराध किया है और उसे दोष सिद्धि हुई है तो उसके पास एक तो गिरफ्तारी के किस बात पे हमारी गिरफ्तारी हो रही, किस बात से हमें डिटेन किया जा रहा है। तो ये प्यूनिटिव डिटेंशन है कि आपने अपराध किया तो उसका अधिकार है कि वह जानकारी मिले कि किस वजह से हो रहा है। वकील से सलाह लेने का अधिकार है और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए जाने का भी अधिकार है कि 24 घंटे में गिरफ्तारी के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, यात्रा का समय छोड़कर। और 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखने के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति
लेनी होगी। ओके, और ये अधिकार ना तो विदेशी नागरिकों को मिलता है, ना ही प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार किए हुए व्यक्तियों को मिलता है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में ये चीजें दी हैं, हम लोग देख लेंगे। तो इसमें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को पेश करना पड़ता है अगर किसी व्यक्ति को अपराध के आधार पर डिटेन किया गया है तो उसे प्यूनिटिव डिटेंशन के थ्रू, और अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू किया गया है तो उसके लिए वह 3 महीने तक रख सकते हैं बिना किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन से, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। ठीक है, और क्या है, जब तक कि एक सलाह ये मतलब 3 माह से अगर अधिक रखना है तो आपको एक सलाह बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ेगी, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक पैनल होता है। ओके, और 40वां संशोधन हुआ था कि ये जो 3 महीने का टाइम है इसे 2 महीने किया जाए, यानी कि अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत डिटेन किया गया है, उसे सुरक्षित किया गया है कि वह अपराध ना कर ले, तो वह 3 महीने तक रखा जा सकता है डिटेन, और अगर 3 महीने से ज्यादा रखना है तो जो है एडवाइजरी बोर्ड जो है उसकी सहमति लेनी पड़ेगी, जो कि हाईकोर्ट के जो है न्यायाधीशों का पैनल होता है। और ये जो है एक अमेंडमेंट हुआ था 44, उसके तहत इसका टाइम पीरियड जो 3 महीना रख सकते हैं उसे 2 महीने में कन्वर्ट किया गया था, लेकिन ये लागू नहीं हुआ है अभी तक। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन ये आर्टिकल नंबर 22 में दिए हुए हैं। अब इसके बाद देखते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो इसमें क्या है कि जो बेगर है वो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसमें क्या है आर्टिकल नंबर 23 में क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर लोग है कि ह्यूमन की जो है खरीद, किसी भी व्यक्ति की खरीद फरोख्त, व्यापार या शोषण पर ये निषेध है, और किसी पर क्या है फोर्स लेबर नहीं करा सकते, और किसी को चाइल्ड लेबर भी नहीं करा सकते। ओके, फिर आर्टिकल नंबर 24 में क्या है, प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री, यानी कि जो 14 साल से कम उम्र का बच्चा है उसे कारखाने और निर्माण या रेलवे जैसी खतरनाक जगह पर क्या नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कारखाने में काम नहीं कर सकते। इसके लिए एक गवर्नमेंट का आदेश था 2006 में कि अगर कोई व्यक्ति घरेलू नौकरी, होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, रिजॉर्ट या स्पा की दुकान आदि में काम कर सकता है तो उसको 14 वर्ष से कम है तो वह कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट आदेश के खिलाफ इतना तो था, लेकिन उन्हें फैक्ट्रियों में काम नहीं किया जा सकता 14 साल के बाद में, तो ये चीज है। फिर ये एक्ट आया था बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 में, ठीक है, और 1986 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम। ओके, और इसमें क्या है कि अगर ये 14 साल से कम उम्र के सभी कार्यों में प्रक्रियाओं ये प्रतिबंधित है, 14 साल से अगर कम व्यक्ति बच्चे की उम्र है तो उसे कहीं पर भी काम नहीं करने दिया जाएगा, और अगर करते हैं तो आपको 6 महीने से 2 साल तक का जेल या 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है, और अगर दोबारा करते हैं आप ऐसा तो 1 से 3 साल तक की जेल हो सकती है। फिर अनुच्छेद 25 मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता हम लोग देख चुके हैं, इसमें 4 प्रकार की हैं। इनमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 25 25 से 28 तक है। इसमें कि 25 में क्या है, कॉन्साइंस मतलब कि धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, ठीक है, धर्म की आंतरिक आत्मा की स्वतंत्रता है। कॉन्साइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट, यानी कि धर्म घोषित करने की स्वतंत्रता, धर्म घोषित करने का अधिकार है कि अपनी धार्मिक आस्थाओं, विश्वास और जो खुले स्वतंत्र रूप से मानने का अधिकार है। राइट टू प्रैक्टिस, उनका जो भी तरीका है, धर्म का जो तरीका है पूजा करने का, पाठ करने का, धार्मिक अनुष्ठान समारोह ये करने मतलब कि प्रैक्टिस करने का भी उन्हें अधिकार है आर्टिकल नंबर 25 के तहत, किसी को भी, हर व्यक्ति को। और प्रोपोगेट यानी कि अपने जो धर्म के विचार हैं उनको दूसरों तक पहुंचाने का भी अधिकार है। तो ये 4 अधिकार हैं आर्टिकल नंबर 25 के तहत किसी भी व्यक्ति के पास में कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकता है, और क्या कर सकता है, उसे प्रैक्टिस कर सकता है और उसे प्रोपोगेट कर सकता है, यानी कि उसका प्रचार भी हो सकता है, उसका जो भी उसके रेगुलेशन होते हैं, पूजा पाठ, ये सारा कर सकता है। उसे प्रोफेस यानी कि अपनी धार्मिक आस्थाओं, विश्वास को खुले स्वतंत्र रूप से घोषित भी कर सकता है, और अपने जो है व्यक्ति अपनी आस्था व भगवान में सृष्टि से संबंध बनाने का भी स्वतंत्रता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है
उसे मान सकता है, उसका पूजा पाठ जो भी होता है वो कर सकता है, उसके बारे में प्रचार भी कर सकता है। ये सारी स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 25 के तहत। परंतु क्या है, धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं देता। परंतु यह जो अधिकार है ये धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं देता। फिर देखते हैं फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब ये जल्दी जल्दी इस वजह से हम लोग कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, आप लोग जो है पढ़ लेना अगर कोई भी पॉइंट है। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेनली जहाँ से पूछे जाते वो तो हमने बता दिया, और जहाँ पे अभी आर्टिकल नंबर 32 है वहां से पूछा जाता है वहां पे भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। तो इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी कि जो धार्मिक प्रबंधन है उनके लिए ये आर्टिकल नंबर 26 है कि अपना मैनेज कर सकते हैं जो भी रिलीजन के अफेयर्स हैं उनको, कि धार्मिक या परोपकारी संस्थाएं स्थापित करने व उनका संचालन करने का अधिकार है, कि जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनको स्थापित व संचालन कर सकते हैं, धार्मिक मामलों का मैनेजमेंट कर सकते हैं, चल अचल संपत्ति को स्वामित्व अधिकार करने का अधिकार है, और कानून द्वारा अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार है। फिर आर्टिकल नंबर 25 में क्या है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जबकि आर्टिकल 26 धार्मिक संप्रदायों और उनके भागों सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो आर्टिकल नंबर 25 क्या करता है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की, और आर्टिकल नंबर 26 क्या करता है, जो धार्मिक जो कम्युनिटी है, जो संप्रदाय है, मतलब जो धार्मिक संप्रदाय है उनके भागों की सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो 25 इंडिविजुअल के लिए है और 26 एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि धार्मिक संप्रदाय के लिए है, ये चीज है। अब 27 में क्या है कि फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन, कि अगर धर्म से रिलेटेड कोई भी लैंड है तो वो टैक्स फ्री होगी, ये चीज 27 बताता है। 28 बताता है फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये फ्रीडम है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजियस अफेयर्स को अटेंड कर सकता है। अब वो उनकी राय माने या ना माने वो उस पर डिपेंड करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी धर्म की शिक्षा ले सकता है और वो उसको मानने या ना मानने के लिए कोई भी उसे बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन ले सकता है। तो राज्य पूर्ण जो स्टेट फंडेड किसी भी शैक्षिक संस्थान या धार्मिक शिक्षा देना मना है, यानी कि अब इसमें भी ये है चीजें 4 प्रकार की हैं कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, अगर उसमें कोई भी गवर्नमेंट का शेयर है तो वहां पर जो शिक्षा दी जाएगी वो धार्मिक शिक्षा देने के लिए पहली बात तो वो एलिजिबल नहीं है, और अगर देंगे तो क्या है, उसे मानने के लिए कोई भी व्यक्ति मान्य नहीं है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन जो कि प्रॉपरली ओन्ड है धर्म के, यानी कि उनमें कोई भी स्टेट का शेयर नहीं है, तो वहां पे वह अपने धर्म को फैला सकते हैं, अपने धर्म के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे देख लेना। फिर इसके बाद आर्टिकल नंबर 30 क्या है, माइनॉरिटी के हित में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि जो अल्पसंख्यक है उनके हितों में सुरक्षा के लिए। तो भारत के किसी भाग में रहने वाले ऐसे नागरिक समूह जिन्हें अपनी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति, हम लोग जानते हैं माइनॉरिटी 2 बेसिस पर, एक तो संख्या के बेसिस पर और एक लैंग्वेज के बेसिस पर, ये चीज है कि अपनी अलग अलग भाषा, लिपि और संस्कृति उन्हें संरक्षित करने का अधिकार है, कि अपनी अगर भाषा है उसको सुरक्षित करने का अधिकार है, लिपि संस्कृति उनको सुरक्षित करने का अधिकार है आर्टिकल नंबर 29 के तहत। और किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, नस्ल, भाषा के आधार पर उस शैक्षिक संस्थान में प्रवेश करने के लिए वंचित नहीं किया जा सकता जो राज्य द्वारा स्थापित हो, यानी कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो स्टेट द्वारा स्थापित किया जाता है उस पर किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल, भाषा के आधार पर उसे उस शैक्षिक संस्थान में प्रवेश के लिए बाध्य निष्कासित, मतलब प्रवेश के लिए वंचित नहीं किया जा सकता, मना नहीं किया जा सकता। ओके। और सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद के दायरे में केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बहुसंख्यक लोग भी शामिल हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि सेक्शन ऑफ सिटीजन। फिर आर्टिकल नंबर 29 के बाद 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थान की स्थापना व प्रतिबंधित करने का अधिकार। तो इसमें क्या दिया है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, जो धार्मिक रूप से मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी है, एक तो रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटी है, नंबर मतलब रिलीजन के आधार पर, ये हमने यहाँ पे बताया, नंबर की संख्या मतलब कि रिलीजन के आधार पर, कि जिसका नंबर कम है, जैसे कि मुस्लिम है तो मुस्लिम हमारे देश में क्या है, माइनॉरिटी के रूप में है। और या तो कोई ऐसी लैंग्वेज है जो कम लोग बोलते हैं तो लैंग्वेज के बेसिस पे भी माइनॉरिटी हो सकती है। जैसे कि कोई भी अगर भारत का यूपी का व्यक्ति है और यूपी में कोई पंजाबी बोलने वाले हैं तो वो क्या है, माइनॉरिटी में है।
और मैक्सिमम लोग यूपी में क्या बोलते हैं, हिंदी, तो हिंदी वाले माइनॉरिटी वाले नहीं है। ये लैंग्वेज के बेसिस पे हो गया। अब भारत में क्या है, भारत में हिंदू का परसेंटेज ज़्यादा है, तो भारत में हिंदू माइनॉरिटी में नहीं है, बहुसंख्यक में। अल्पसंख्यक में कौन है, क्रिश्चियन है, और ये हमारे पारसी हैं और मुस्लिम हैं, ये सारे क्या है, माइनॉरिटी में है। बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, ये सारे माइनॉरिटी हैं। तो ये दो प्रकार से होती है, एक रिलीजन के बेसिस पर और एक हमारा लैंग्वेज के बेसिस पर। तो उन्हीं की पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार प्राप्त है तभी उनको। यदि किसी राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान की संपत्ति जबरन अधिग्रहित करता है तो उसकी मुआवजा राशि उस संस्थान को अधिकार में सीमित या समाप्त नहीं कर सकती। ओके, राज्य को दी जाने वाली सहायता में से किसी भी अल्पसंख्यक द्वारा प्रतिबंधित शैक्षिक संस्थान के साथ साथ भेदभाव नहीं किया जाता। यही है कि माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूशन है उनके एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए ये राइट दिया गया है आर्टिकल नंबर 30 में। ओके, ये लिख लेना। आर्टिकल नंबर 32 में क्या है, वही अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप लोग कहाँ जा सकते हैं, अपने राइट को बचाने के लिए रिट फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 32 और 226 के तहत में। ओके, तो रिट क्या है, ये हम लोग दायर कर सकते हैं। रिट क्या है, एक औपचारिक लिखित आदेश होता है जिसे कोई भी प्रशासनिक या न्यायिक प्राधिकारी जारी करता है। तो रिट तो ये होती है, और ये हम लोग आर्टिकल 32 में ये सुप्रीम कोर्ट में और 226 में हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और रिट कितने प्रकार की हैं, 5 प्रकार की, जिसमें कि हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिरोरी और क्यू वारंटो। ओके, ये प्रकार की हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केवल फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में हम लोग फंडामेंटल एज वेल एज लीगल राइट के लिए जा सकते हैं। और ये पूरे इंडिया में ये राज्य क्षेत्र के लिए होती है, और इसमें अनिवार्य है, मना नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हाई कोर्ट जो है इसमें मना भी कर सकता है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी है, और वैसे भी ये हाईएस्ट अथॉरिटी है। अब जो 5 प्रकार की रिट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब क्या होता है, टू हैव ए बॉडी, कि अगर किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है तो क्या है, 24 घंटे में उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसे क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस। ये रिट के तहत उसको कोर्ट में बुलाया जा सकता है टू हैव ए बॉडी की, उसको बताने के लिए। ओके, फिर उसके बाद मैंडेमस क्या है, टू एक्टिवेट, मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपका कार्य नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको ये रिट आप दायर कर सकते हैं मैंडेमस, कि उसको कार्य करने के लिए आदेश दिला सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपका अधिकारी आपका अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है तो उसके लिए ये रिट दायर कर सकते हैं मैंडेमस। लेकिन ये जो मैंडेमस है ये किन पे जारी नहीं की जा सकती, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर और हाई कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ में ये चीज जो मैंडेमस रिट है वो जारी नहीं किया जा सकती कि हाँ आप लोग काम करें, आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो ये चीज, ये एक्सेप्शन आप लोग याद रखना। फिर उसके बाद प्रोहिबिशन मतलब कि प्रोहिबिट करना, यानी कि निषेध करना। यानी कि क्या है, इसमें क्या होता है कि यह उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों में न्यायाधिकरण को जारी करता है ताकि वह अधिकार सीमा से बाहर कार्य ना करें। तो प्रोहिबिशन में क्या है कि इसमें जो हायर कोर्ट है, कोई भी, जैसे मान लो हायर कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उससे क्या है, चलता हुआ कोई भी केस है, अगर वह अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं तो वह चलता हुआ केस अपने अंडर ले सकते हैं कि ये आपकी अधिकार सीमा के बाहर है, ये मेरे जुरिडिक्शन में आएगा, इस वजह से हम इसको ले रहे हैं। तो ये प्रोहिबिट कर सकते हैं उस कोर्ट को, लोअर कोर्ट को। तो निम्न न्यायालय को किसी काम को करने से रोक सकते हैं, तो यही प्रोहिबिशन है। तो इसके थ्रू क्या हो सकता है कि कोई भी लोअर कोर्ट का केस जो है वो चलता हुआ हाई कोर्ट में जा सकता है अगर वह अपनी अधिकार सीमा से बाहर काम कर रहे हैं कोर्ट तो। और प्रोहिबिशन रिट जो केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ जारी की जा सकती है, ये पॉइंट याद रखना। फिर सर्टिरोरी, इसमें क्या है, टू क्वेस, इसमें क्या होता है, टू इन्फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को क्या कर देती है, उसका जो निर्णय है उसको खारिज कर देती है। इसमें क्या होता है, जो हाई कोर्ट है, मान लेते हैं एग्जांपल, हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को का जो डिसीजन है उसको खारिज कर देती है इसमें सर्टिरोरी में।
कि ये आपने अपनी अधिकार सीमा के बाहर निर्णय लिया है, इस वजह से हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को क्या कर देती है, खारिज कर देती है। किसमें, स्टैट्यूटरी। इसमें क्या होता है कि अगर अधिकार सीमा के बाहर केस जा रहा है तो वो चलता हुआ केस ले लेती है, ना कि उसे खारिज कर दिया उसका जो निर्णय है। अब क्यू वारंटो क्या है, क्यूरेंट टू व्हाट योर अथॉरिटी, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने अधिकारों का गलत उपयोग किया है और किसी सार्वजनिक पद संभालने के लिए वो अपने फेवरेट, अपने व्यक्ति को किसी जो प्रमोट कर दिया है, जबकि उसकी जगह पे कोई अन्य व्यक्ति आ सकता था। अगर किसी ऑफिस में मान लो कोई भी हेड है, उसने क्या किया है कि 2 लोगों का प्रमोशन होना है, उसने क्या किया है कि ए का प्रमोशन होना था, उसने बी को प्रमोट कर दिया क्योंकि ये जानकार था इसका। तो क्या है, उसके खिलाफ ये क्यू वारंटो रिट दायर की जा सकती है कि तुम्हारी क्या अथॉरिटी है जो कि तुमने जिसका प्रमोशन होना था उसके अलावा दूसरे व्यक्ति को उस जगह पर बिठा दिया। तो किस अधिकार, आपका क्या अधिकार है, तो उसके लिए ये रिट जारी की जा सकती है। फिर आर्टिकल नंबर 33, ये हम लोग स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं कि आर्म फोर्सेस में और सैनिक, पैरामिलिट्री में, पुलिस और खुफिया एजेंसी में मौलिक अधिकारों को सीमित या निरस्त किया जा सकता है। इनसे अनुशासन बनाए रखें, कर्तव्य ढंग से निर्माण कर सकें, ये हम लोग देख लिया। तो आर्टिकल नंबर 33 में ये जो है रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं फंडामेंटल राइट, जिससे कि क्या अनुशासन बना रहे और कर्तव्य सही ढंग से हो सके। फिर आर्टिकल नंबर 34 में क्या है कि अगर मार्शल लॉ है तो क्या मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध किया जा सकता है। आर्टिकल 35 में क्या है कि निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है, पार्लियामेंट को है। ओके, तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास में है, ये पार्लियामेंट के पास में, और राज्य विधानमंडल के पास में ये चीज नहीं है। ओके, और यह अनुच्छेद खास तौर पर 16(3), 32(3), 33, 34 और 35 से संबंधित है। ओके, फिर राइट टू प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। आर्टिकल नंबर 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको क्या हटा के एक लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। कौन सा, 46वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 300A में, और ये 91 के एफ में था, जो कि 91 के एफ, और हमने 91 में 7 राइट थे, जिसमें कि एक था क्या, वही भूमि का अधिकार, तो उसको हटा दिया गया था 91 का एफ, और आर्टिकल नंबर 31 जो कि फंडामेंटल राइट है, इसको हटा के 300A में जोड़ दिया, जो कि पार्ट 12 में है। और ये किससे किया, किससे था, ये 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा किया था। ठीक, वो चीज इसमें लिखी है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट टॉपिक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।